आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल गया होगा। एनसीटी अधिनियम 2025 का पीडीएफ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह हमने शेयर किया है। जो लोग ग्रुप में हैं उनको मिल चुका होगा। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, सामने नंबर है, ब्लिंक कर रहा है, उस नंबर को सेव कर लें पीके सर के नाम से। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में हम डाल देंगे। आप कमेंट में जाकर के वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो नंबर सामने है हमारा, उसको मोबाइल में सेव करके हमें अपना नाम और अपने बारे में लिखकर मैसेज कीजिएगा और ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं शेयर की जा सकती हैं, नहीं डाली जा सकती हैं। पीडीएफ जैसे आज हमने शेयर किया, तो पीडीएफ पाने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कोर्ट ऑर्डर आता है, वो सारे पीडीएफ या कुछ भी होता है, हम वहीं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर देते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पर भी अपने ज़िले के, अपने मंडल के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर भी टीपीए का है ग्रुप, और हर ज़िले के भी ग्रुप हैं, उनको भी ज्वाइन कीजिए। हर जगह ज्वाइन रहिए ताकि जहाँ जो कुछ दिया जाए आपको मिलता रहे। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। तो जो आज हमने शेयर किया है पीडीएफ, ये कल जारी हुआ है, कल यानी कि 20 तारीख को। और हम लगातार बता रहे थे कि एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है और बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। तो जो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, तीनों बीएड, सभी 4 स्तर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीएचडी, तो सभी 4 स्तरों पर सारे बीएड, 1 वर्ष वाला भी, 2 वर्ष वाला भी, 4 वर्ष वाला भी, सारे बीएड मान्य। ये अभी मसौदा जारी हुआ है। 8 मार्च तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं या आपत्ति मांगी गई है। 8 मार्च के बाद संभावना है कि अगले हफ्ते में, 8 मार्च के बाद 5-10 दिन में ये अधिनियम लागू हो जाएगा। अधिनियम का मतलब कानून बन के ये लागू हो जाएगा। इसी के अनुसार सब कुछ होगा। तो इसमें जो कुछ भी है, नए लोगों के बारे में विशेष तौर पे सारी चीज़ें जिक्र की गई हैं। लेकिन लोगों को भ्रम है कि पुराने वालों का क्या होगा। तो जैसे टेट आजीवन हुआ, सीटेट आजीवन हुआ, तो आगे का भी हुआ और पीछे का भी हुआ। ठीक वैसे ही जब बीएड मान्य हो रहा है तो वो सारा ही मान्य होगा। ये सब दिमागी खुरापात आप लोग निकाल दीजिए, फिजूल की बातें निकाल दीजिए कि आगे का है, पीछे का है। ऐसा नहीं है। बीएड मतलब बीएड है, चाहे वो कोई भी हो, 2 वर्ष वाला, 1 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, कोई कर चुका हो, कोई कर रहा हो या कोई करेगा, सबके लिए तो बीएड रहेगा। डिग्री है बीएड और डिग्री ही रहेगा। डीएलएड, डीएड, बीटीसी, बीएसटीसी, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं वो 2026 से सभी राज्यों में बंद हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। तो जो लोग डीएलएड, डीएड या बीटीसी या इस तरह का कोई कोर्स किए हैं, भारत के किसी राज्य से हों, अगर वो नौकरी पा चुके हैं तो भी, और अगर नौकरी नहीं पाए हैं तो भी उन्हें भविष्य में बीएड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रमोशन चाहते हैं, वो आगे अन्य किसी भर्ती में जाना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर हाल में पड़ेगी। तो आप लोग जो है इस मसौदे को पढ़िए। आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत हो तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले लीजिए। आप कुछ भी, कोई भी पेज यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके जैसे ही आप उसको गूगल ट्रांसलेटर में ले जा करके पेस्ट करेंगे, वो उसका हिंदी अनुवाद आपको दे देगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। जब आप इसको देखेंगे तो शुरू में जो 4 वर्षीय आईटीईपी प्रोग्राम है उसके बारे में है डिटेल में, और उसके बाद जैसे ही आप नीचे देखेंगे 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर 60 से 67 पेज ये 2 वर्षीय बीएड के बारे में है। और 8वें नंबर पर आप देखेंगे तो 68 से 75 पेज जो है वो 1 वर्षीय बीएड के बारे में है। उसके बाद नीचे एमएड है। एमएड भी 2 तरह का रहेगा, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम जो है वो 1 वर्ष का, और पार्ट टाइम जो है, फुल टाइम जो होगा वो 2 वर्ष का, और पार्ट टाइम जो होगा 1 वर्ष का। तो जो लोग कहीं नौकरी वगैरह कर रहे होंगे उनके लिए पार्ट टाइम रहेगा, और जो लोग नौकरी वगैरह नहीं कर रहे होंगे उनके लिए फुल टाइम रहेगा। तो ये भी अच्छी बात है कि पार्ट टाइम वाला करके प्रमोशन वगैरह लेने में आपको जो है सहूलियत रहेगा। ये भी आ गया है, ये भी अच्छी बात है। तो पूरा का पूरा ये पीडीएफ पढ़ लीजिए, हमने दे दिया है। जो पेज बताए गए हैं कि 60 से 67वें पेज पर लगभग 7-8 पेज में 2 वर्षीय, और 68 से 75 पेज तक लगभग 7-8 पेज में ये भी है 1 वर्षीय बीएड के बारे में डिटेल में लिखा है। उसको कॉपी कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, पूरा हिंदी आ जाएगा, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गूगल ट्रांसलेटर से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। तो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्स बंद होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। गजट जो है वो एनसीटी अधिनियम लागू होने जा रहा है। 8 मार्च तक ये आपत्ति मांगी गई है। 8 मार्च के बाद
ये गजट जारी हो जाएगा और गजट जारी होने के बाद ये कानून बन जाएगा, नियम बन जाएगा। इसके बाद बीएड वाले टेट और सीटेट दे पाएंगे, प्राइमरी का भी और अन्य भी, और प्राइमरी जो भी शिक्षक भर्ती होगी उन सभी में आवेदन कर पाएंगे। और बीएड के लिए ब्रिज कोर्स भी आने जा रहा है, एनआई डीएलएड वालों के लिए भी ब्रिज कोर्स आने जा रहा है, जो 1 वर्षीय है 2 वर्षीय है, इनको सिमिलर करने के लिए, इक्वल में लाने के लिए ब्रिज कोर्स तो रहेगा ही रहेगा। तो नया ब्रिज कोर्स भी आने जा रहा है, उसका भी मसौदा वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो गया है, फ्रेम सब कुछ तैयार हो गया है। अब जब भी एनसीटी जारी कर दे तो पॉजिटिव हो जाइए। और हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत जो भी टेट सीटेट पास कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, शिक्षा मित्र हो, कोई भी हो, तो वो टेट सीटेट पास है, अगर कभी पास है तो तैयारी शुरू कर दे। वर्षवार नियुक्ति के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। केंद्र सरकार ने बजट दे दिया है, 15% शिक्षा का बजट बढ़ा दिया गया है, 4 लाख जो है करोड़ अतिरिक्त बजट दिया गया है, इसी के लिए दिया गया है। ये काम अब तेज़ी से होगा और सुपर टेट आने की संभावना बहुत कम है। वर्षवार नियुक्ति ही होगी तो सारे लोग आवेदन करेंगे और जितने भी टेट सीटेट पास हैं सबको मौका मिलेगा। 2023-2024 तक जो भी हैं सबको मौका मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट पहले चरण में 2011 से 2018 तक लेगी, फिर दूसरे चरण में 2018 के बाद 2019-20 वालों को लेगी। तो पहले चरण में 2011 से 2018 तक टेट सीटेट पास जो भी हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। तो अगर आपने 2011 में या 2011 से 18 के बीच में कभी भी टेट या सीटेट प्राइमरी का पास किया है तो वर्षवार नियुक्ति के लिए तैयार हो जाइए। सुपर टेट प्राइमरी का भी आएगा, जूनियर का भी आएगा अभी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, बाद में आएगा। और जो है जो गवर्नमेंट स्कूलों में जूनियर में भर्ती नहीं होती है उसके लिए भी वैकेंसी अब डायरेक्ट आएगी, प्रमोशन भी एग्ज़ाम के थ्रू होगा। तो जो है आप लोग अपडेट रहिए, सारी जानकारी लेते रहिए। आज एक भाई साहब ने कॉल किया, उनसे बहुत सारी चर्चा हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है, बिल्कुल जैसे घर में बैठ कर आप लोग बातचीत करते हैं इस तरह से चर्चा हुई है, क्योंकि ये पुराने हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, टेस्टी पिस्टी का अपना लगे पड़े हैं और लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें पहले से जानते थे। अभी एक वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय में संविदा पर, बमरौली इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो इस तरह की वैकेंसी इस वक्त आ रही है। फरवरी मार्च में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू करवाते हैं, अपना लिस्ट बनाते हैं टीचरों का, ताकि जो है कभी कोई दिन ज़रूरत पड़े तो किसी भी टीचर को बुला करके पठन पाठन करा सकें। तो आप लोग ये इंटरव्यू अवश्य दीजिए, प्राइमरी का हो चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का। इससे आपका अनुभव होगा, अभ्यास होगा, आप इंटरव्यू फेस करेंगे, तो ये ज़रूरी है, इसको ज़रूर दीजिए। इनसे इस पर भी चर्चा हुई है, इस पर इनसे और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई है। तो पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका लाभ ही होगा। आपका उससे कोई कनेक्शन हो ना हो, लेकिन बात को ध्यान से सुनेंगे तो जानकारी बढ़ेगी तो आप अपने लिए बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। इसलिए शुरू में जो चर्चा हुई है, हो सकता है आपको लगे कि नहीं आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। बीच में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बहुत सारी बातचीत हुई है, कुछ और भी व्यक्तिगत बातचीत हुई है, वो भी सुनिएगा, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। अपने आसपास की दुनिया को समझिए, जानिए, पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। बार बार हम कहते हैं कि हर बात को ध्यान से सुनिए। आप लोग हर चीज़ नहीं जानते हैं, आप किसी शहर में किसी गांव में रहते हैं, अब तक आपके सामने जो चीज़ें आई हैं उनमें से कुछ समझ पाए हैं, कुछ नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब आप बातचीत सुनेंगे तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना अनुभव होता है, बहुत सारी बातें वो जानते रहते हैं, तो वो सब सुनने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी। तो पूरा सुनिएगा। टेट सी टेट पास सभी को नियुक्ति मिलने जा रही है। शिक्षा मित्र जो भी टेट सी टेट पास हैं वो प्राइमरी में जो है समायोजित होने जा रहे हैं। जो टेट सी टेट पास नहीं है शिक्षा मित्र, उनका प्री प्राइमरी में होगा, ये सब हम बता चुके हैं। एनआई डीएलएड का भी प्री प्राइमरी में होगा। तो हर विषय पर चर्चा होती रहती है। जो भी मृतक आश्रित अनुकंपा वगैरह वाले हैं वो जैसे ही बीएड का गजट आ जाता है तो वो जो है प्राइमरी में आवेदन करके नौकरी ले लें, अभी जल्दबाजी न दिखाएं। तो हर विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं, सारी बातचीत ध्यान से सुना कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। सामने नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उसको सेव कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, फेसबुक पर जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी बनी हुई है, उस घंटी को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जो लोग नहीं भी किए हैं वो लोग भी कर लें। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बगल में घंटी बनी हुई है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है। आगे जो कुछ होने जा रहा है हर चीज़ हम विस्तार से बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, हर चीज़ सुनिए, ताकि
अब की बार जो है कोई गलती ना हो, कहीं से चूके ना, ये जो कोर्ट कचहरी फलाना ढिमकाना, याची बनना, ये बनना, उनको जूता मारिए, वो सब हरामी हैं, पैसा लूट रहे हैं, कुछ नहीं होना है। ये सुनील यादव और अन्य जो गैंग हैं, रविंद्र दादरी भी आजकल एक्टिव है, वो बीमारी का सब बहाना करके जो है पैसे मांग रहे हैं, तो उनसे दूर रहिए, ये सब हरामी हैं। 29,000 वाले भी जो है कहीं याची न बने, जो होना था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। मनोज मौर्य वगैरह सब भाग गए हैं, सब हरामी लूट करके पैसा, उन लोगों से आप दूर रहिए। शिक्षा मित्र में जो नेता वेता थे सब हरामी जो है करोड़पति बन गए, गायब हो गए। तो मानदे वानदे नहीं बढ़ने जा रहा है, समायोजन होगा। जो भी लोग हैं एक दूसरे को जानकारी शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। डिटेल में हर चीज़ विस्तार के साथ सब कुछ बताते हैं, पूरे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर चीज़, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, हर चीज़ बताते हैं। इसलिए चैनल को फॉलो करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपको जो कुछ कहना है कमेंट कर दीजिए। ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, कमेंट में हम जो है लिंक दे देंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है। अपने ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने ज़िले के टेलीग्राम ग्रुप में रहना ज़रूरी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हाँ, अभी गजट नहीं आया है, ये मसौदा है। एनसीटी अधिनियम 2025 8 मार्च के बाद लागू होगा। 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया है, तो 8 मार्च के बाद 8 से 15 के बीच में हमें उम्मीद है कि लागू हो जाएगा, गजट आ जाएगा। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड हो गया। हम बार बार कह रहे थे, हमारी बात ये भी सही हो गई। अभी मात्र 4 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था कि 15 से 45 दिन में ये हो जाएगा, तो देख लीजिए अब सामने है, हमें जानकारी हो जाती है, हम बताते हैं। इसलिए आप लोग जो है माना कीजिए बात को, हम बताते हैं पहले, होता है वो सब बाद में। तो समय आने पर हो जाएगा वो चीज़ें, हो सकता है थोड़ा देर सबेर हो, लेकिन होता ज़रूर है। इसलिए आप लोग धैर्य रखा कीजिए। तो 2011 वाले सबसे पहले आते हैं, इसलिए 2011 वाले वो नियुक्ति के लिए तुम तैयारी कर लें। और ध्यान से सुनिएगा, सबके बारे में बताया गया है, कब कौन किस चरण में क्या, कैसे इंटरव्यू में क्या हो सकता है क्या नहीं, हर चीज़ पर डिटेल में चर्चा हुई है, संपूर्ण जानकारी ही है। जो लंबे वीडियो होते हैं उनको ध्यान से सुना कीजिए, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती रहती है। ऐसा नहीं कि उसका साइज देख करके कि अरे ये तो इतने मिनट का है तो हम ना देखें, नहीं, पूरा देखा कीजिए, पूरा सुना कीजिए सारी बात, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। बड़े ध्यान से सुनिएगा सारी बात, और नंबर ज़रूर सेव कर लीजिए, सामने है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं बांदा से पंकज कुमार बोल रहा हूँ। इसके पहले 2021 में बात हुई है, तब से मैं आपके उसमें ग्रुप में जुड़ा हूँ, तो मैं देखता रहता था, कॉल वॉल करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं हुई। अभी आपका देखा मैसेज बीएड वैलिड का, तो मैंने कहा सोचा फोन कर लिया जाए थोड़ा सा, एक तो मेरा कोई क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? जी जी जी। तो एनसीटी अधिनियम 2025 का मसौदा जारी हो गया है, वो पीडीएफ हमने डाला, देखे हैं आप? हाँ हाँ, अभी देख के तभी तो मैंने कहा थोड़ा पूछ लिया जाए फोन से। तो बीएड जो है 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 4 वर्षीय यही रहेगा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी 4 स्तर, और अखबार में भी आज के न्यूज आ चुका है, ये सभी 4 स्तरों पर मान्य रहेगा। जी, मैंने पेपर तो नहीं पढ़ा, लेकिन अभी एक भाई साहब को फोन किया, मेरे मामा के लड़के हैं इलाहाबाद में, तो वो सोचा कहा यार मुझको भी मालूम नहीं है। तो कहा देखो, मैं पहले आप ही को लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। अभी आप खोले हैं तो मैसेज आ गया मेरे में, तो मैंने कहा अभी फोन करता हूँ, बात करता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन सर जी मेरा ये था कि एक इलाहाबाद से बमरौली में एयरफोर्स की वैकेंसी निकली है। हाँ, निकली हुई है केवीएस की। हाँ, केवीएस की, तो मैं उसमें अप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसमें ब्रिज कोर्स मांगे हैं। ब्रिज कोर्स किए नहीं अभी हम। अच्छा। पीआरटी वाले में, और टीजीटी की है नहीं, और एमए मेरा है नहीं कि पीजीटी वाला डाल दे। और ये 22 वाला तो खैर चल ही रहा, तैयारी चल रही है, ये 22 वाली टीजीटी वाली। तो ये तैयारी चल ही रही। 21 के बाद से आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं, मैं वीडियो सुनते रहते थे। 21 में आपसे बात हुई कई बार। तो हाँ, जो भी जो है सारे ऑडियो सुनता होगा ध्यान से, सारी बातें तो बताई ही जाती हैं। हाँ, तो सर यही है, चाहता हूँ क्या करें, ब्रिज कोर्स तो है नहीं, तो नहीं डाल पाएंगे इसका मतलब। देखिए, नियम ये कहता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें आपको आवेदन करना है, नियुक्ति के बाद जो है 2 वर्ष के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना, ये नियम था जी। ठीक है जी। तो ये नियम परमानेंट भर्तियों के लिए, और आप जिसकी बात कर रहे हैं जो बमरौली का निकला हुआ है केवीएस का जी, वो संविदा वाली है। नहीं, परमानेंट भी उसमें रेगुलर दिए था इस समय
केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सारे जो है संविदा की वैकेंसी निकालते हैं और इंटरव्यू कराते हैं, और इंटरव्यू करा के एक जो है लिस्ट बना लेते हैं, ताकि जी वो जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है, इस जी पूरे सत्र के दौरान कभी भी कोई टीचर, मान लीजिए अचानक कोई कारण से कोई जो है लंबी छुट्टी ले लिया, किसी जी को कहीं लंबे समय के लिए ट्रेनिंग वगैरह भेज दिया गया, किसी का जी प्रमोशन हो गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हुआ और वो पद खाली हो गया, जी पठन पाठन जो है डिस्टर्ब न हो। जी जी अगर एक व्यक्ति नहीं है, फिर उसके काम अन्य टीचरों को दिए जाएंगे, तो उनके काम भी डिस्टर्ब होंगे और वो इस काम को अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। सही सही कह रहे हैं, तो सही अब बात। एक व्यक्ति को कॉल कर लेंगे, जो लिस्ट उनके पास पहले से है कि ये लोग इंटरव्यू दे करके गए हैं, मान लीजिए प्राइमरी में मान लेते हैं उनके पास 50 लोगों की लिस्ट है, तो जी क्या करते हैं कि एक पद अगर खाली हुआ है तो पहले व्यक्ति को कॉल लगाते हैं लिस्ट में से। वो जी व्यक्ति अगर आने के लिए हाँ करता है तो अच्छी बात, अगर वो कहीं इंगेज है, नहीं आ सकता है या जो भी, तो फिर उसको छोड़कर फिर नेक्स्ट वाले को कॉल करते हैं। इस तरह से लिस्ट बनाकर वो रखे रहते हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो। तो ये जो निकला हुआ है, जी हर साल लगभग इसी महीने से निकलना शुरू होता है। 2 बार इंटरव्यू होता है, एक ये इस समय होता है फरवरी मार्च में, जी जी और फिर एक जो है जून जुलाई में होता है। अगर फरवरी मार्च में मान लेते हैं किसी पद के लिए नहीं मिला कोई, या कोई आया ही नहीं, तब जी। वो दोबारा करते हैं, नहीं तो दोबारा नहीं करते हैं, इसी समय करके लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा तो सर, इसमें बमरौली, हाँ आप बात पहले पूरी कर लें फिर मैं हाँ, बताऊंगा। तो वो इसी पर्पज से ये कराते हैं, हर पद का कराते हैं, चाहे वो पद खाली हो या ना हो, सारे पदों का इंटरव्यू करा के एक लिस्ट, एक पैनल बना के रख लेते हैं। जी जी ये संविदा का निकला हुआ है। जी। हम्म। सर ये कह रहा हूँ कि बमरौली वाले में तो खैर ये इंटरव्यू आप बता रहे हैं कुछ रेगुलर बेसिस में है, और एक निकला है बागडोगरा, शायद पश्चिम बंगाल पड़ता है मेरे ख्याल से। हम्म। तो बागडोगरा में तो रिटर्न एग्जाम दिए था। देखिए, जब भी केंद्रीय विद्यालय परमानेंट भर्ती निकालता है, तो केंद्रीय विद्यालय का जो हेड ऑफिस है दिल्ली, वहां से वैकेंसी निकलती है, या फिर रीजनल ऑफिस में वैकेंसी निकलती है, उसका एडवर्टाइजमेंट विधिवत होता है, ठीक है। जी जी और जब संविदा की निकलती है, तो संविदा की वैकेंसी अलग अलग रीजन में होती है, ये रीजनल होती है या फिर स्कूल वाइज होती है। कभी जी कभी होता क्या है कि एक रीजन में जितने स्कूल हैं सबसे डिटेल मंगा लिया जाता है, और रीजन पर ही जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं, और फिर वहां पर जो है लिस्ट बना लेते हैं, और फिर जी पूरे रीजन में वो तय करते हैं। अब आप सोचिए कि हम इलाहाबाद ले लें, तो अगर रीजनल हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो इलाहाबाद में ही देंगे, फिर रीजनल में आपको वो उस पूरे रीजन में जहां देंगे आपको जाना पड़ेगा। हाँ, वहीं जाना पड़ेगा, समझ रहा हूँ मैं तो आपकी बात। कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू से ही हो, एग्जाम भी करा लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी इंटरव्यू से होता है। कभी कभी जरूरत है और जो है कोई कैंडिडेट नहीं है लिस्ट में, तो वो विज्ञापन जारी की कोई आया नहीं, तो फिर कोई करीबी है, जैसे कोई इसी में कार्य करने वाला है, उसके संपर्क में कोई है, तो जी डायरेक्ट भी कभी कभी ले लेते हैं, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम करा रहे हैं अगर, तो वो जी ऐसा नहीं कि वो परमानेंट ही होगा, आपको देखना पड़ेगा विज्ञापन में कि वो कौन कौन सा है, संविदा वाला है या परमानेंट वाला है। जी जी उस जी। विज्ञापन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, विज्ञापन में सब कुछ लिखा रहता है। जी सर, उसमें एक्सपीरियंस भी है हमारा, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है खासा, 2011 से लेके 21 तक है। हम्म। तो मैंने सोचा था डाल दूंगा, लेकिन अब जब आप बताएं कि रेगुलर उसमें दिए था रेगुलर, अब आप संविदा भाई, वाली रेगुलर में प्राइमरी में अभी भर्ती कैसे आ सकती है? आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि प्राइमरी में रेगुलर की भर्ती आने की कोई संभावना बन रही है? आप बताइए, केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में कितने हैं, है जानकारी? मुझको जानकारी नहीं है सर, केंद्रीय विद्यालय। नहीं है। जी 1251 हमारे पास जो है जानकारी वो यही है। अब कुछ बढ़े होंगे, नए बने होंगे तो उनको ऐड कर लीजिएगा। जी तो जी 1251। और जी। प्राइमरी में सीटें कितनी होती हैं, कितने टीचर रखे जाते हैं प्राइमरी में? ये भी कंफर्म नहीं मुझे। 6 रखे जाते हैं। जी अगर वहां पर सेक्शन नहीं बने हुए हैं तो हाँ कम से हाँ। कम 6 टीचर रखे जाते हैं 1 से अच्छा, 5 वो के एक लिए। 1 से 5 तक के हिसाब से, हाँ हाँ, हम प्राइमरी तो की बात कर रहे हैं। जी जी हाँ 1251 प्राइमरी विद्यालय मान लेते हैं, सभी केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी विद्यालय चलते हैं, मान लेते हैं ऐसा, जी और 6 से मल्टीप्लाई करें 1251 में तो आता है 7506। हाँ समथिंग, हाँ हाँ, और पूरा पूरा यही आएगा। और जो है ये जो बीएड का गजट रद्द हुआ, जी उसके पहले वैकेंसी आई थी और वो कंप्लीट की गई है।
हाँ, दो इसी हजार बीच में कंप्लीट की गई है मुझे दो हजार डेट। चौबीस के शुरुआत में ही। हाँ हाँ, 23 में गजट रद्द हुआ था अपना अगस्त हाँ, में। और वो उसके बाद जो है हाँ कंप्लीट किया गया है। हाँ, तो उसमें प्राइमरी में कितने पद निकले थे, याद है? मुझको याद नहीं है, लेकिन ये 6,000 से बराबर ज्यादा देखते पद था, थे। 6,000 से ज्यादा पद था। हाँ, ऐसे कुछ है, हाँ तो सही कह रहे अभी हैं। हम लोगों ने काउंट किया कि 1251 विद्यालय में 6 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 7,506 पद बन रहे हैं। जी अब जी आप कल्पना कीजिए कि 7,506 पद पूरे भारत में है जी। और 6,000 से ज्यादा पद की अभी भर्ती हुई है। हाँ, तो इतना जल्दी कैसे आ जाएंगे? तो 6,000 से ज्यादा पद पर भर्ती हुई है, इसका मतलब है जहां कहीं जो भी पद खाली थे सारे निकाल दिए गए थे, कोई छोड़ा नहीं गया होगा। हाँ हाँ, सही बात कह रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। ज्यादातर भर्तियां आती हैं 400, 600, 800, 1100, 1200 ऐसे पद आते थे पहले। जी जी अब जी। की बार 6,000 पद अचानक से कैसे आ गए, इसके पीछे भी कारण है, वो हम बताते रहते हैं कि केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना राज्यों पर लागू करने जा रही है। हाँ, आपने कई बार बताया, सुनते भी रहते हैं। बिहार से न्यूज भी आ गया कि 1 से 5 तक 5 शिक्षक अनिवार्य होंगे और ज्यादा से हम्म बच्चे होंगे तो 6 शिक्षक। हम्म। योजना है। तो एक चीज बताइए, आप अपने घर में नियम बनाएंगे कि कोई जूता चप्पल पहन के अंदर घर में नहीं आएगा, हम्म। तो ये नियम सब पर लागू करेंगे क्या? आप अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे? सब पर भाई, तो तो आपको चाहे भी वो वो नियम काम करना बनाने पड़े। वाला हो चाहे नियम ना बनाने वाला हो, सब सब तो पर लागू होगा। तो आपने नियम बनाया तो उससे पहले आपको ये काम खुद करना पड़ेगा ना। जी जी जी। इसीलिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले राज्यों पर कड़ाई करने से पहले अपने यहाँ केंद्रीय विद्यालय में सारे पद निकाल करके प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी को भरने का प्रयास किया। जी जी हमने एक उदाहरण प्राइमरी का लिया है, सेम कंडीशन टीजीटी, पीजीटी में भी जी। वो सारे ही लगभग पद भर दिए हम्म पिछले साल ही। हम्म बहुत रेयर केस में कुछ पद खाली होंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई केंद्रीय विद्यालय में नौकरी पा गया और उसका मान हम्म। लेते हैं 69,000 में हो गया, या राजस्थान में हो गया, या एमपी में हो गया, या उत्तराखंड में हो गया, कहीं हो गया उसको। अब वो चाहता है कि भैया हम तो केंद्रीय विद्यालय में हम पढ़े हुए हैं जो है साउथ में, और हमको तो राज्य में अपनी नौकरी मिल रही है और हमें समस्याएं हैं, तो भैया चलते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट नौकरी कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा भी सही करते हैं लोग। है। तो हाँ हाँ हो सकता है कुछ लोग ऐसे इस कारण से छोड़ के गए हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई प्राइमरी में हुआ रहा हो, कहीं पर उसका एलटी में, टीजीटी में, पीएचडी में हो गया हो, डीएसएसबी में हो गया हो, बिहार में हो गया हो, कहीं कुछ भी हो गया हो। तो इन सही बात। कारणों से कुछ पद खाली हुए होंगे तो वो संविदा पर भरे जा रहे हैं। हमें तो अभी उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट भर्तियां अभी आने की कोई संभावना दिख रही हो। हाँ, तो वो इसका मतलब होगा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो रहने देंगे, हाँ, नहीं तो 26 फरवरी है लास्ट डेट इसकी, तो नहीं डालेंगे। हाँ, उसको आप ध्यान से पढ़िए, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है। और हम्म अभी कॉन्ट्रैक्ट पर आप जाएंगे, इंटरव्यू दे भी देंगे, तो इसकी कोई गारंटी कंफर्मेशन नहीं है कि वहां पद खाली है इसलिए इंटरव्यू करा रहे हो सकता है कि पद खाली ना हो फिर भी वो इंटरव्यू करा रहे हो ताकि लिस्ट बनी रहे, कभी जरूरत सही। पड़े तो वो लोगों को कॉल करके बुला सके जरूरत पर। हाँ, सही सही बात। इसीलिए अच्छा, कहते हैं। एक चीज ये एक प्रश्न हम्म ये है। हम्म हम जीआईसी में पढ़ाते थे, 11 के बाद वही टेट उट दिया और 10 में हमारा बीएड की डिग्री मिली, 8 का हमारा सत्र है बीएड का, हम्म 10 में डिग्री मिली है, और 11 से हम पढ़ाए प्राइवेट, क्योंकि 72,000 में डाले थे, फिर उसमें हुआ है नहीं। हम्म। तो हमारे टेट में थे 87 या 87 नंबर। ठीक है, टेट में ओबीसी से हैं हम। ठीक है। वो 87 नंबर है, तो फिर 10 साल का अनुभव है, तो अनुभव में हमको कॉलेज से बना के दिया गया, डीआरएस ऑफिस से दिया नहीं गया है। हम्म। तो वही मान्य होगा ना, वो कॉलेज से मुहर सील पैड वगैरह सब है, फिट है। भाई, हम जब जहाँ पढ़ा रहे हैं हम्म, और वहाँ की संस्था हमें अपना मोहर वगैरह लगा के दे रही है, सब कुछ कंप्लीट करके दे रही है, जी तो हम उसको दावे के साथ कहीं भी लगाएंगे। और हम्म, वो सही है गलत है वो जांच करना चाहे उस विद्यालय से संपर्क कर लें, वो बता देंगे कि भैया ये हमने बना के दिया है या नहीं दिया है, ये यहाँ पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, वो कंफर्म कर देंगे। जी जी। और जहाँ वो वहां से कंफर्मेशन करेंगे गलत तो साबित होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद बना के दिया है। खुद बना के दिया, सील पैड मुहर है, सब बाबूजी के साइन है और प्रिंसिपल साहब के साइन है, सब है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही एक्सपीरियंस बना के मिलता ही है। अच्छा, तो ठीक है। और सर, फिर एक चीज ये है कि हम यही टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब चूंकि गजट आ गया, तो अब सोच रहे हैं बी प्राइमरी वाला भी पढ़ना चालू कर दें। हाँ, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वर्षवार नियुक्ति भी हम लगातार बता रहे हैं, उसमें भी आप जो है एलिजिबल रहेंगे क्योंकि आप 2011 वाले हैं। जी जी। तो अब जो है 2011 वालों को विशेष तौर पे हम बार बार कह रहे हैं कि भैया नंबर 1 पर आप ही आते हो,
मान लीजिए कि कहीं पर आप गए हैं इंटरव्यू देने और 100 लोग हैं और आपका आपका जो नंबर है 60-70वां नंबर है, तो आप क्या करते हैं वहां पर कि आप या कोई भी क्या करता है कि अंदर से जो लोग आ रहे होते हैं इंटरव्यू देके, तो उनसे पूछते हैं भैया क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अनुभव लेने का कोशिश करते हैं जी उनका। जी जी जी। लेकिन कल्पना कीजिए जिसका नंबर 1 पर नाम रहा होगा, क्या वो किसी से पूछ पाया होगा? वो किसी से नहीं सही कह रहे उसको तो एकदम शुरू से ही मेंटली तैयार रहना है कि भैया पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे हाँ होने वाला है। तो उसको सही पहले कह से ही एकदम दिल दिमाग दुरुस्त रखना है, तैयारी रखना है कि भैया हमको तो किसी से पता भी नहीं चलने वाला, हम तो नंबर 1 पर हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे बाद वालों को तो कम से कम हम आके बता पाएंगे, लेकिन हमें तो कोई नहीं बताने वाला। सही ऐसे बात ही 2011 वालों को हम बार-बार कह रहे हैं भैया पढ़ते रहो क्योंकि आप कौन हो? नंबर 1 वाले। सही कह रहे हैं। क्योंकि जब भी वर्षवान नियुक्ति होगा सबसे पहले कौन होगा? 2011 वाले। अरे बहुत झेल चुके सर जी, समझ लीजिए 15 साल होने जा रहा है। अब इस बार अगर निकला तो समझ लिए 38 प्लस चल रहे हैं, 40 प्लस के ये 2011 वालों के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। हाँ, अगर इसमें होता है तो होता है, नहीं समझ लीजिए बोरिया बिस्तर सब बन जाना है घर के लिए। अब जैसी जिसकी स्थिति है, 2011 वालों की तो एज काफी हो चुकी है, इसलिए हम बार-बार उनको अलग से इंडिकेट करते रहते हैं। वैसे आवेदन तो सबसे लिया जाएगा। और चरणबद्ध होगा, 7-8 लाख पद भरने हैं। तो जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हुए बैठे हुए हैं, तो पुराने जितने भी हैं, चाहे वो 18 तक या 19 तक या 20 तक, जहां तक भी मैक्सिमम लोग हो जाएंगे चरणबद्ध तरीके से। पहले चरण में तो 11 से 18 तक वाले हो जाएंगे, लेकिन हम बार-बार 11 वालों को समझाते हैं कि भैया आप जो है फोकस कर लो, जो कह रहे हैं जैसे इतना आप सब किए हो, थोड़ा सा मेहनत और कर लो। और ये पढ़ने में तो रहा ही सर जी, अब पढ़ने में रहा है, थोड़ा सा और पढ़ना है, बस यही कि प्राइमरी वाली किताब उठा ले और बड़ा बेसिक नॉलेज तो थोड़ा बहुत है, मैंने थोड़ा बहुत तो भूलता ही है, अब यही किताब उठा ले बेसिक वाली, बस वही पढ़ते रहे, अपना हो जाना है मेरे ख्याल से। और ज्यादा दिक्कत तो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत टच में है तो मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, बिल्कुल लल्लुए लड़का है, तो मान रहा हूँ कि चाहे उसका बाहर हो जाए, नहीं लगभग हो जाना। हाँ, जैसे आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आपको अनुभव है, तो डेमो कहा जाएगा कि आप पढ़ा करके दिखाइए। जी, कोई किताब थमा देंगे जी जी, तो आपको जो है थोड़ा सा वहां पर नर्वस तो हर कोई होता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, लोग बैठे हैं जज करने के लिए आपको, तो थोड़ा तो नर्वस होते हैं। लेकिन इतने सालों का अनुभव है, हमने किया है सब कुछ, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। और वहां पर वो ऐसा नहीं है कि एक छोटी छोटी गलतियां पकड़ने को बैठे हैं, आप पढ़ा देंगे, हाँ ठीक है ये। लेकिन जो पढ़ा ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसको अगर कह देंगे तो वो तो वहां पर चौक भी नहीं उठा पाएगा, उसका हाथ कांपेगा, लिख ही नहीं पाएगा कुछ बोर्ड पर। मैं आपको सर जी वाक्य बताऊं, बीएड में हम जब सूक्ष्म टीचिंग नहीं हुआ करती है, तो बीएड किए और सूक्ष्म टीचिंग में जब फाइनल टीचिंग थी तो हम गए थे, तो हमारी कोई मैडम बाहर से आई थी ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो क्रिटिसिज्म लिख रही थी, आलोचनाएं लिख रही थी, तो उसने मैं डेली की अपनी आलोचना देखा करता था, सुधार किया करता था। उसने लास्ट में, मेरे पहले सूक्ष्म नहीं थी शायद, उसमें थी प्रैक्टिस वाले में, तो एक दिन मैं पढ़ाते पढ़ाते जब आलोचना देखा तो मैं क्लास में गया अपने, और वो मैडम भी थी, गई नहीं थी अभी अपने विद्यालय, सुबह आ गई, तो मैंने क्लास से मैंने कहा मैं गया तो मैं देखा तो मैं मतलब काफी नर्वस हो गया। तो फिर उस मैम ने समझाया था कि बेटा देखो ऐसा है, हमारा काम ही है लिखना, कि जितना से सुधार हो सके उतना सुधार। अब फिर इंसान, हम भी हैं इंसान, आप भी हो, क्या हमारे में कोई गलती नहीं होगी? आप सोचो पहले, मतलब इतना उसने हमें मोटिवेट किया कि तब हम थोड़ा सा अपना नर्वस से निकल पाए, नहीं इतना नर्वस हो गए थे कि लगता है यार हम बीएड में भी फेल हो जाएंगे। और आज देखिए आप इतना जो है साल से पढ़ा रहे हैं और काफी अनुभव हो चुका है, तो आपका जो अनुभव है ये हर तरह से काउंट होगा, हर तरह से आपके जो है जो पर्सनालिटी है, आपका जो टीचिंग रहेगा, मेथड वगैरह, हर जगह ये झलकेगा, तो आपको डेमो में दिक्कत नहीं आने वाली। और इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट नॉलेज है, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पठन पाठन से, तो जो है 21 में छोड़ दिया था, 21 से छोड़े हैं हम, 21 से इधर छोड़े हैं पढ़ाना, अब तैयारी में लगे छोड़े। हाँ, उधर ऐसा है ना सर, कहते नहीं है प्राइवेट ही होता है, बड़ी मारा मारी होती थी, और लेकिन झेल रहे थे, 8-10 साल झेले। 21 में सोचे कि ये 69,000 के चक्कर में थोड़ा सा आए इधर, लेकिन नहीं हो पाया। 69,000 में टेटे नहीं निकाल पाए, तब वैलिड नहीं हुआ था टेट में, वही 81-82 कहाँ हुए थे, 79-80 नंबर आए थे। अच्छा,
हाँ, जब दिए थे दोबारा 11 में दिए, फिर एक बार 13 में दिए थे ऐसे, और फिर 13 के बाद ये 18 वाले में दिए हैं, तो वही 80-80 नंबर आ पाए, फिर रुक गए थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं। आप हम्म, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 11 वाला जो है वो लाइफ टाइम हो चुका है, और आप जो है पास हैं, कोई दिक्कत जी नहीं है। और ये बमरौली वाला किस दिन जी निकला है? जी। किस दिन निकला है ये विज्ञापन? हम भी देखे थे लेकिन डेट नहीं याद आ रहा। अब मुझको याद नहीं सर, मैं इसमें मोबाइल में देखा हूँ, लेकिन 26 फरवरी है इसकी लास्ट डेट। अच्छा, 2 या 3 दिन हो गए हैं ना निकले हुए? हाँ, मैं परसों देखा था, परसों ही शायद मीडिया में उसमें आया है, और उसमें नहीं देखा, इसी मोबाइल में ही देखा है। नहीं, हम बात करते करते वो सर्च भी कर रहे थे कि मिल जाए तो फिर उस पर जो है कुछ चीजें पढ़ करके आपको कंफर्म करा दें, मिला नहीं। 2-3 दिन जी का हम अखबार देख लिए इधर बात करते करते। खैर कोई जी बात नहीं, तो वो संविदा वाली ही है, और संविदा वाली ऐसे ही निकलती है फरवरी मार्च में। जी जी और आप भी बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। ये संविदा वाले में मान के चलिए कि वहाँ पर पद खाली नहीं होंगे। वो जी। इंटरव्यू करा रहे हैं इसी पर्पज से कि लिस्ट बना सकें। हाँ, और एक बनी और और एक और जी बात बता दे रहे हैं जी कि जहाँ कहीं इंटरव्यू होता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जी तो इंटरव्यू कराने वाला वहाँ पर जो प्रिंसिपल, टीचर, वहाँ के जो स्टाफ हैं, जी उनके भी फैमिली में संपर्क में बहुत सारे लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हुए कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कोई घर बैठा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो भी है, ऐसे बहुत जी सारे लोग होते हैं। जी जी तो अब आप ही कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि आप जो है बमरौली स्कूल में प्रिंसिपल हैं, कल्पना कर लीजिए, जी और आपका भाई बीएड किया हुआ है, जी और तो आप अपने भाई को नहीं कहेंगे बेटा तुम भी आकर के इंटरव्यू दे देना? जी जी, पहले सोचेंगे, सब कोई हाँ, सोचता है सर जी, आज के डेट में बेरोजगारी इतनी है कि नौकरी के लिए तो सब हाँ। लोग भागते और हैं। और आप नहीं चाहेंगे कि मेरा भाई आ रहा है इंटरव्यू देने, मेरी बहन आ रही है, मेरी वाइफ आ रही है, तो उसी का हो जाए? बिल्कुल चाहेंगे, थोड़ा बहुत होगा भी तो कह भी हाँ, देते हैं, स्टाफ में भी हाँ। बात करते हैं, सही कह ये रहे हैं। तो ये 99% कन्फर्म है कि जी जितने भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में जो इंटरव्यू होते हैं, जी अगर किसी का लिंक है कहीं से भी तो उस लिंक का प्रयोग कर ले, तो अगर सीट है तो कंफर्म मिल जाता है। जी और लिंक नहीं है, और जो लिंक वाला आया है, आपका लिंक नहीं है, तो जी उम्मीद करना बेकार हो जाता है कि हमारा होगा, क्योंकि लिंक वाला जो आया है उसी का होना है। हाँ, उसी का होता है, सही बात। तो अगर आप तैयारी-वैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इस पर मत जाइए, या सोच अनुभव छोड़ने का अनुभव सोच लेना रहा चाहे, हूँ। एक आध बार इंटरव्यू एक ही दिन के लिए तो जाना होगा, तो जाकर हाँ के इंटरव्यू देके अनुभव तो ले लीजिए, वहाँ जाने पर पता चलेगा, जैसे ये चीज़ हमें शेयर कर रहे हैं अपने अनुभव, जी तो शेयर इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जाकर के इंटरव्यू दिया है, कई-कई बार दिया है, और हम हर चीज़ पता किए हैं, तो अंदर तक गए, हमने जॉइन भी किया है, काम भी किए हैं, तो सब जानते हैं। तो कोई बात नहीं, जाइए इंटरव्यू दीजिए, एक्सपीरियंस नहीं, होगा। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर जी, 2 दिन का डिस्टर्ब हो जाएगा। अब तैयारी चल रही है, टीजीटी में तो भयंकर लगे हैं इस समय, की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक क्योंकि इधर अनुभव बहुत 2 झेल दिन चुके हैं, मेरा 2 दिन की एक्सीडेंट कर बात दिया, है। पूरा जनवरी चला गया हमारा सर जी, जनवरी में पढ़ में नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया वही 26 जनवरी को। हुँ। तो 26 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें और परेशानी हो गई, तो इधर 15-20 दिन चलिए पूरा। वो सारी समस्याएँ तो इस तरह की जो है चलिए दुखद है, लेकिन अब उनको भूल जाइए, और अगर अनुभव लेना चाहते हैं एक बार, जी अगर जो है आपने देखा है तो जाइए, जाकर के इंटरव्यू वहाँ दीजिए, वहाँ पर देखिए कैसे-कैसे लोग आते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में जो लेते हैं कितने लोग होते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है, उस अनुभव को लीजिए, उस एक्सपीरियंस को लीजिए, तो हाँ, आपको जो टीजीटी, पीएचडी में आगे कहीं इंटरव्यू अगर देना पड़ता है, तो वो अनुभव कम आपको आएगा, हाँ, ये बात तो सही काम कह रहे आएगा। हैं। हाँ, प्राइमरी में अभी मान लो यही वाला हो, अगर प्रसिद्धि वाला होगा तो हुँ, इसी में इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसमें हाँ, भी काम आएगा। तो बात सही कर। इस तरह के भाई, आज हम अगर लोगों से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम शेयर करते हैं, तो इस तरह के जो है इंटरव्यू हम भी जाकर के फेस बहुत किए हैं। हम भी सही सही। इलाहाबाद में जब रह रहे थे तो मेजा में और क्या हुआ प्रतापगढ़ वगैरह में, और भी जी कई जगहों पर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में बहुत प्रयास करते थे कि जी सर, कहीं हो जाए। समझते हैं आपको, आप बता रहे थे, कई बार बताए हैं, तो हम आपकी हुँ, भाषा शैली समझते हैं। देखिए, जो संघर्ष किया है सर जी, तो उसके भाषा से ही समझ में आ जाता है कि ये लड़का हुँ। संघर्ष तो है। हमने बहुत बार प्रयास किया, कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन प्रयास करते-करते
फिर वो अनुभव होता गया। जब आप कोई चीज करते हैं और असफल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जीरो, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, सही बात आपको बहुत कुछ हासिल होता है। बस वही चीजें प्लस होती चली जाती हैं, और जैसे जैसे आप गलतियां जो कर रहे होते हैं, जो भी आपने बताया मैडम जी का टीचिंग के जी टाइम में, जी जी तो वो चीजें आपके अंदर सुधार लाती जाती हैं, और फिर जो गलतियां आप कर रहे होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, और सही बात टाइम सही ऐसा बात आता है कि आप सफलता हासिल कर लेते हैं। सही बात। तो बस ये एक्सपीरियंस लीजिए, जाइए, ये काम आएगा। हम भी ऐसे ही धीरे धीरे कई बार असफल होते हुए फिर जो है केवी ज्वाइन किए, नवोदय में रहे और अन्य संस्थानों में भी पढ़ा है, तो ये हाँ सारी ये चीजें शेयर करते बताइए, सही रहते बात हैं। बता के सुने हैं आपकी बात। तो बस 2 दिन ये मत देखिए कि 2 दिन आपका समय जाएगा, ये देखिए कि एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, उस माहौल को, उन परिस्थितियों को, वहाँ की सारी चीजों को आप सीखेंगे, जानेंगे। सही बात। तो चलिए। जाइए दीजिए, और बीएड का गजट जो है 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया है, जी तो जिनको भी जो आपत्ति होगा 8 मार्च तक दे देंगे। उसके बाद हमें उम्मीद है कि मार्च में 8 मार्च तक डेट रखा गया आपत्ति का, तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा ये हाँ एनसीटी अधिनियम 2025। जी जी तो मार्च में कंफर्म हो गया कि एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, सारी जी। चीजें जो हम बताते हैं वो सब होने लगेंगी। तो बस अब अनुभव लेने की कोशिश कीजिए, ये आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे तो ये अनुभव काम आएगा। अच्छा सर, मुझको ये लग रहा है आपकी ये बात मुझको याद आ रही है, उसमें व्हाट्सएप में डाले थे हम्म संभावित डेट आप दिए थे फॉर्म भरने की, आवेदन करने की, मई जून, तो हम्म अप्रैल मई, तो हम्म मुझको लगता है अप्रैल मई जून तक ले लेंगे क्या आवेदन, तो और तेजी से पढ़ाई शुरू कर दें हम लोग। बहुत तेजी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 15% शिक्षा का बजट इस वर्ष बढ़ाया गया है, सीधा हो 15% बढ़ा दिए। और इतना ही नहीं, हम्म, स्पष्ट नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है किस लिए, हम्म, लेकिन जो जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जी जरा देखिए केंद्र ने उनको कितना बजट दिया। यूपी को 4 लाख करोड़ अतिरिक्त बजट दिया, हाँ बस सही। तो ये बताया नहीं गया किस पर्पज से दे रहे हैं। अब दूसरी दूसरी बातें की गई हैं। इस 4 लाख करोड़ में ये जो जी वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन, इसका भी बजट है। जी जी। तो ये थोड़ा ना बताइए, अब सरकार अपनी गोपनीय चीज थोड़ा ना सबको बता देगी, फिर अरे कोई थोड़ा ना रोड में बताने लगेगी, चिल्लाने लगेगी सरकार। बिल्कुल, अभी आप जो है अपने आसपास जो कोई जुआड़ी होगा ताश खेलने वाले, जी वो 25, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए का जुआ खेलते हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। उतने में भी जो अपने पत्तों को छुपा के रखते हैं। हाँ कोई अगर बिना पैसे के भी खेल रहा है तो भी खेलते वक्त क्या करता है, पत्तों को छुपाता है। सही कह रहे हैं। क्यों छुपाता है? भले उसके पास पत्ते अच्छे आए हों चाहे खराब आए हों, पत्तों को हर हाल में छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्रयास करता है कि इन्हीं पत्तों के माध्यम से हम जीत हासिल करें। नहीं तो अगर जानकारी हो जाएगी तो जो हमारे विपक्षी हैं हाँ वो हाँ हमें जो है सफल नहीं होने देंगे। सही बात है, हाँ ऐसे ही, इन्हीं में से आगे निकलना है मुझे। हाँ, और ऐसे ही तो सोचिए, इतनी बड़ी जो है राजनीति, इतना बड़ा सत्ता, सब कुछ चल रहा है। दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल जी साफ हो गए, हाँ रेखा रेखा गुप्ता गुप्ता जी जी आ आ गई। गई। हाँ तो ये सारी चीजें ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कोई सामान्य खेल हम लोग खेलते हैं अपने पत्ते छुपा करके। कल परसों तक कंफर्म नहीं था कि जो है कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। सही बात है। हम अच्छा, मेरी मतलब आकांक्षा ये थी कि, आकांक्षा क्या मतलब कल्पना कर रहे थे कि प्रवेश वर्मा को बनाएंगे, हाँ, हर कोई लेकिन यही देखिए कल्पना कर रहा था। लेडीज लेके आ गए। तो उसमें फैक्टर है ना लेडीज लेके आने का, कि शीला दीक्षित जी 10 साल रही हैं, हाँ और कांग्रेस की तरफ से महिला रही हैं, दिल्ली में रही हैं, और बीजेपी का अब तक का इतिहास रहा है कि किसी भी स्टेट में अभी तक हमें नहीं लगता है कि सीएम कहीं महिला बनाया गया था। हाँ हाँ, तो अपना बदल रहे हैं ना तो ये अपना। हाँ, तो एक जो है उदाहरण भी प्रस्तुत करना था। हाँ, और मैसेज देने का काम कर रहे हैं, और सही है। दिल्ली का जो पीछे का रिकॉर्ड है, सुषमा स्वराज जी रही हैं और शीला हाँ दीक्षित जी रही हैं। इधर तो आपसी जी भी कुछ दिन रही। हाँ, तो इस तरह की चीजें दिखाना था उनको करके। थोड़ा सा बिहार और अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो वहाँ हाँ जो अन्य कार्यकर्ता वगैरह हैं, तो उसमें उदाहरण पेश करना है कि नहीं महिला भी बन सकती है, उदाहरण पेश करना है कि नहीं कोई जरूरी नहीं कि जो आगे है लाइन में वही बन सकता है, हो सकता है पीछे वाला कोई आगे ला दिया जाए। हाँ भाई प्रवेश वर्मा जी को जो है मान रहे थे लोग, लेकिन जी, वो न बन करके रेखा गुप्ता जी बन गई। तो हाँ इससे लोगों में विश्वास जगा ना कि नहीं कोई भी बन सकता है, हाँ किसी को भी सही बनाया बात है। जा सकता है, जो भी नीचे है अगर वो बढ़िया काम कर रहा होगा तो उसको भी मौका मिल सकता है। ऊपर लाया जा सकता है, हाँ हाँ, सही और बात।
चूंकि प्रवेश वर्मा जी का इसलिए चांस बन रहा था कि वो केजरीवाल जी के अगेंस्ट खड़े थे और हराए हैं। हाँ हाँ बस एक मेन फैक्टर यही था हाँ। कि नंबर 1 पर रेस में वो दिख रहे थे। अदरवाइज हम्म इसमें वो अकेले नहीं थे, और भी लोग थे। लेकिन नंबर 1 पर उनको सिर्फ मानने का कारण था कि वो केजरीवाल जी को हराए इतने ज्यादा हम्म वोटों से। हम्म खैर राजनीति है, बहुत सारे दांव पेच देखने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत फूक फूक के कदम रख रही है और हर काम करे। अभी एक लोग का मैसेज आया, वो हमें कह रहे थे कि अरे सर जी इसमें तो ऐसा ऐसा लिखा है, ये हमें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हम कहे कि ये बताइए कि जब कश्मीर में सरकार गिरी तो किसी को समझ में आ रहा था कि ये किस लिए हुआ है? नहीं। जब राष्ट्रपति शासन लगा तब समझ में आया किसी को कि वहां क्या होने वाला है? तब भी नहीं। हाँ, किस लिए गिरी सरकार? दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा तब भी, लेकिन जब हो गया तब सबको समझ में आया ना। तो दो हाँ तरह के लोग हैं, एक जो अभी क्लास 1 के बच्चे के बराबर का जो है मेंटल लेवल रखते हैं, और एक सही। वो जो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के लेवल पर हैं। तो जो हाँ अभी क्लास 1 के लेवल पर हैं तो उनको तो जब राष्ट्रपति शासन लगा, सरकार गिरी, तब तो नहीं समझ में आया। लेकिन जो इंटरमीडिएट का लेवल का सोच रखता था या ग्रेजुएशन का या मास्टर डिग्री का, वो समझ गया कि वहां कुछ होने जा रहा है बड़ा, पहले ही भाप गए। ऐसे ही ये एनसीटी अधिनियम आया है। अभी लोग कहेंगे यार ये तो मसौदा है, इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। लेकिन ये बातें वही लोग करेंगे जिनका अभी मैच्योरिटी लेवल बहुत लो है, क्लास 1 का है। और जो मैच्योर लोग हैं वो समझ जाएंगे पढ़ करके, उसमें साफ लिखा है कि चारों स्टेज पर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय सबका अलग अलग है। 60 से 67 पेज में 2 वर्षीय के बारे में है, और हाँ 68 से 75 तक जो है वो 1 वर्षीय के बारे में है, और 1 से लेकर के जो है 67 तक हाँ पूरा 4 वर्षीय के बारे में है। और उसके हाँ, बाद एक बार हमने भी पढ़ा है पूरा, हाँ, लेकिन और भूल फिर गए। लास्ट में एमएड के बारे में है। तो सबके बारे में डिटेल में, और सब में जिक्र हुआ है चारों लेवल, हम्म, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर और टीजीटी पीएचडी, सबका जिक्र हुआ है कि सब में वैलिड होगा। हाँ सर, अब ये बीएड जो ना प्री प्राइमरी में भी वैलिड कर दिए थे उसमें। हाँ हाँ, प्री प्राइमरी का भी है उसमें। हम्म, हम्म। तो लोग और उसको ये उसको वन नेशन वन इलेक्शन सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन ठंडे बस्ते में है इस समय। नहीं, ठंडे बस्ते में कहाँ है भाई। अब ये बताइए, आपके बहन घर में, आपकी बहन जी, आपकी श्रीमती जी हाँ, चावल धुल करके और कुकर में डाल के गैस पर रखकर आकर बैठ कर टीवी भी देखने लगी, हाँ। तो आप कहेंगे ये तो टीवी देख रही हैं, चावल तो ठंडे बस्ते में है। अरे गैस पर चढ़ा हुआ है भाई, वो सीटी देगा अभी। तो ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी को दिया गया है ना, हाँ ज्वाइंट ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया है ना। हाँ, ये तो तो अभी उसमें तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अभी अभी वक्फ बोर्ड का जो है बिल पास किया कि नहीं किया? हाँ, ये तो हाँ देखे हैं तो न्यूज में। तो जब जेपीसी के पास गया है तो वो भी आएगा, पास हो जाएगा। उसको अभी टाइम देंगे ना कम से कम, की कमेटी जो जिसको दिया गया है तो उस पर वो सारा चीज अपना जो भी व्यू है, मीटिंग मीटिंग करके उस पर सारा अपना व्यू दे दें, उसके बाद ना आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी साल 2 साल इनके पास भी टाइम है, तब तक खींच ले जाएंगे उधर। तो अभी तो भाई पर्याप्त समय है, और जेपीसी को सौंपा हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में 2025 में पूरी संभावना है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कर देंगे। और इसके बाद जो है हमें संभावना कम दिख रही है कि 2027 में यूपी में चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि जब ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाएगा जी। तो फिर चुनाव आयोग सीधे घोषणा कर देगा कि भैया अब सीधे वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अब कहीं पर कोई भी चुनाव बीच में नहीं होंगे। हाँ, सीधे 29 ले जाएंगे। तो 28 ले जाएं, 29 ले जाएं, 27 ले जाएं, जहां भी ले जाएं, ले जाने की जो भी इच्छा हो वो तो चुनाव हाँ आयोग तय करेगा। और जो है अभी ये संभावना कम है 27 में यूपी में चुनाव होने के। जी। हाँ, तो ज्ञानेश्वर जी आ भी गए चुनाव आयोग में। मतलब इनको वन नेशन इलेक्शन से पहले सारे शिक्षा मित्रों को, जो भी टेट सी टेट पास हैं उनको, प्राइमरी में जो टेट सी टेट पास नहीं हैं उनको प्री प्राइमरी में, जो भी बीएड बीटीसी डीएलएड टेट सी टेट पास हैं वर्षवार नियुक्ति के तहत 7-8 लाख यूपी में पद भरना है, तो जी। इनको इसके बाद जो एनआईएस डीएलएड हैं उनको प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट करके तब वन नेशन वन इलेक्शन जो है जीतना है, ताकि आंगनवाड़ी भी उनको वोट दे, एनआईएस डीएलएड भी 15 लाख हैं वो भी वोट दें, शिक्षा मित्र भी वोट दें, बीएड बीटीसी डीएलएड भी वोट दे,
अन्य विभाग वाले भी, अन्य क्षेत्र वाले भी वोट दें, सबको एक साथ साधेंगे। बड़ी हाँ, लंबी, बड़ी दूर की प्लानिंग लाएंगे है, फिर से। बड़ी दूर की प्लानिंग। अब आप कल्पना कीजिए कि एनआई रिलेट को नौकरी दे दें, शिक्षा जी मित्र को नौकरी दे दें, आंगनबाड़ी के लिए कुछ कर दें, बीएड बीटीसी जो टेट पास सारे हैं उनको नौकरी दे दें, तो जी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि लगभग लगभग हर घर में ही कोई ना कोई नौकरी वाला दिखने लगेगा? हाँ, होगा सर। लगभग ऐसी ही कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि 15 लाख है हाँ, एनआई रिलेट। इससे जुड़े भी नहीं, सरकार से बहुत लोग जुड़ जाएंगे, इसलिए कि हर व्यक्ति, किसका माता पिता, किसका अभिभावक नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा या हमारा भतीजा या हमारा बिटिया या नौकरी में हो। हाँ, जब ये हो तो जाएगा तो देख लीजिएगा सब लोग भाजपा भाजपा चिल्लाएंगे फिर। वही बात कि जो लोगों में नेगेटिविटी कहीं है, तो अब कोई है बीएड वाला है, टेट 2011 वाला है, उसके घर में नेगेटिविटी इसलिए हो गई, वो है भाजपा को ही समर्थन करता है, लेकिन अभी भाजपा के अगेंस्ट हो गया क्योंकि नौकरी नहीं मिली है। हाँ, सबसे बड़ी उसकी समस्या उसकी जो यही अपनी चाहत है वो नहीं पूरी हुई है, इसलिए वो अगेंस्ट है। तो जिस दिन वो चाहत पूरी हो जाएगी, तो वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, तो इनके सपोर्टर वो बढ़ने लगेंगे, फिर से वापस आने लगेंगे लोग। है। और नेशन में सही। इलेक्शन ये लड़ने से पहले ये सबको साधेंगे, तो उसी की तैयारी है। तो 2011 वाले आप हैं, 2025 में ये बीएड वैलिड होने जा रहा है, 2025 में बजट दे दिया गया है, शिक्षा का बजट बढ़ा दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने 8 लाख करोड़ का बजट पास कर दिया है। अब ये बढ़ने जा रहे हैं वर्षवार नियुक्ति, आप भी तैयारी एकदम जम के कीजिए, जाइए बमरौली वाला जरूर से इंटरव्यू दीजिए, अनुभव ठीक है, लीजिए। देखते हैं सर, डालेंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ जाइए तो वहाँ पर हर चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे प्राइमरी का हो, वहाँ पर आप जाएँगे तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। तो अपना फॉर्म वार्म भरने के बाद थोड़ा-सा हर जगह देखिएगा किस कमरे में क्या हो रहा है, कहाँ पर लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से हर जगह थोड़ा घूम फिर करके अच्छे से वहाँ का जायज़ा ले लीजिएगा। टीजीटी नहीं है इसमें, प्राइमरी वाला है, और पीजीटी है, तो हमारा पीजी नहीं है, तो प्राइमरी वाला भर दे सकते हैं। तो जो दे सकते हैं वो दीजिएगा, और जो जिनका जहाँ हो रहा होगा उधर का भी जाकर के थोड़ा जानकारी हासिल कीजिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन अंदर से जो लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देके, अंदर कितने लोग हैं, किस तरह से जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह के अनुभव उनके भी लीजिएगा, अपना तो अनुभव होगा ही आपको। और जी। बहुत सारे लोग होते हैं इंटरव्यू देके बस अरे भैया चलो मेरा तो हो गया, भागते हैं वहां से। हाँ सब। हम जब भी गए हैं कहीं इंटरव्यू देने के बाद भी हम शाम तक वहीं क्या करना, जब आए हैं उसी काम के लिए, तो डेली हाँ तो घर जाके क्या कर लेंगे? अरे घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, फिर वही अरे एक दिन उपवास ही मान लेते हैं, ठीक है खाना नहीं खाए कोई बात नहीं, आज उपवास है मेरा। वहीं हाँ, थोड़ी मेहनत वहीं कर शाम ले। तक रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तभी तो भाई इतना नहीं समय है कि खुद से हर ज्ञान को जो है खुद से हर चीज को अनुभव किया जाए। सही दूसरों बात, के ज्ञान से, दूसरों के अनुभव से भी तो सीखा जाए। सीखना चाहिए, सही भाई बात। हम आप आज जितना पढ़ाई किए हैं, जितना भी सही बात। पढ़ाई किए हैं, चाहे भाषा का या अन्य, ये हम जी। लोग किताबें पढ़ करके कुछ साल पढ़ाई करके ये सब ज्ञान हासिल कर लिए, लेकिन कल्पना कीजिए जितना भी हम लोग इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, कुछ भी, ये क्या किताबें जो लिखी गई हैं, ये सारी पढ़ाई क्या एक दिन में तैयार हुई है? न जाने नहीं, कितने हजार वर्ष लगे होंगे इन चीजों को तैयार करने में। सही बात है। तो एक किताब को हम पढ़ करके पूरे कई हजार वर्ष का ज्ञान हासिल कर लिए, जी। तो ऐसे ही दूसरों के अनुभव से सीखने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए। सीखना चाहिए, सही बात है। यही सोशल में अगर आगे बढ़ना है तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल, अपने इतना जीवन इतना लंबा नहीं होता कि अपनी ही गलतियों से सीखा जाए। हर जगह हम खुद ही नहीं, हम खुद अनुभव करेंगे, खुद गलती करेंगे, सीखेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। हाँ हाँ, सही बात है। भाई अभी एक वो इलाहाबादिया हैं रणवीर करके कोई जो है, वो कोई एक प्रोग्राम था, जी। और उसमें वो जो है कुछ माता पिता को लेकर के कुछ उल्टा सीधा बोल दिए। जी। उनके यूट्यूब पर फॉलोअर लाखों करोड़ों। हाँ, रणवीर इलाहाबादिया, इतना हाँ, नाम सुना है, हाँ पता चर्चा में है नहीं। आजकल। हाँ हाँ हाँ। तो अब जो है वो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते थे, अच्छा। और उनकी बहुत अच्छी छवि थी, हम्म। और उन्होंने एक प्रोग्राम में थोड़ा-सा वो, भाई युवा हैं, थोड़ा जानते हाँ हैं नवयुवकों का थोड़ा-सा दिमाग जो होता है हँसी-मज़ाक वाले में चला जाता है, और प्रोग्राम भी कुछ इसी तरीके का था, उसमें उन्होंने थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक में कुछ जो है वो ज़्यादा बोल गए उल्टा। फिसल गई जुबान। हाँ, फिसल क्या गई, उनकी भावनाएँ सामने आ गईं। हाँ भाई कोई भी कितना भी बनावटी होगा, कभी न कभी अगर वो मन में कुछ और रखता है, तो वो कभी न कभी कहीं न कहीं सामने आ ही जाएगा। हाँ, पक्का है, वो आ तो जाएगा, वो सही। चीज़ें आ गई सामने। अब उस प्रोग्राम को फिर भी वो पार्ट कट कर देना चाहिए था, लेकिन बिना कट किए जो है पब्लिक में आ गया, और लोगों ने देखा, सुना, उन्होंने माता-पिता के बारे में इस तरह की बातें बोली, तो फिर लोगों का उस पर गुस्सा जो है आने लगा, और जगह-जगह पर उनके ऊपर केस दर्ज होने लगे।
तो उसमें कई लोगों पर केस दर्ज हुए, उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को भागना पड़ा। खैर, अभी कल का अखबार देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रणवीर के दिमाग में गंदगी भरी है। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये जगह जगह से भागे फिर रहे हैं और इनके बारे में नेगेटिव बातें हो रही हैं, लोग इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब इनका करियर कहाँ चला गया? अब कितना डाउन हो गया। अब ये जिस स्पीड से इतना आगे बढ़े थे, अब वो सब तो खत्म हो जाएगा। जब इस तरह की बातें हो रही हैं, हो सकता है इनके ऊपर कुछ अभी हम पूरा पढ़े नहीं न्यूज, कोई जेल हो जाए, कोई जुर्माना लग जाए, कुछ भी हो सकता है। इनका चैनल वैनल जो इतने सालों में इन्होंने बनाया, इतने लोगों को जोड़ा, वो सब डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। हाँ, बैन लग सकता है। तो अब अगर जो है हमें अनुभव से सीखना है, तो ये एक अनुभव है कि एक व्यक्ति ने एक जगह सिर्फ कुछ बोला, उसके कारण उसका पूरा लाइफ जो है स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया, पूरा करियर बर्बाद हो गया। सही बात है, तो सीखना अब चाहिए। ये हमें सीखना होगा। ये ऐसा नहीं कि हम गलती करके चलो सीखे, नहीं है, इनसे हम सीख लें तो ये ऐसा करने से। दूसरा बहुत सारा उदाहरण है कि कोई फोन कर रहा है, कह दे रहा है कि आपका बेटा आपकी बेटी यहाँ पर है, एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ थाने में है, ऐसा है वैसा है, और फिर कह रहा है इतना पैसा भेजिए तो एफआईआर नहीं दर्ज होगा। और लोग ऐसा ऐसा करके लाखों करोड़ों रुपए भेजना शुरू कर दे, 3-3 4-4 दिन डिजिटल अरेस्ट रह रहे हैं। हाँ, सही बात है। अब सोचिए, हो रहा है ऐसा। 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लूट लिया जा रहा है, और इतना पैसा हमारे आप जैसे लोगों के पास नहीं होगा। यानी ये लोग बड़े लोग हैं, हाँ, और क्या। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई आईएएस है, कोई कुछ है, उनको उल्लू बना करके डिजिटल अरेस्ट करके उनसे लूट ले रहे हैं। तो बताइए। इससे हमको आपको सीखना चाहिए ना कि भैया किसी को भी दुनिया में उल्लू बनाया जा सकता है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब उतने बड़े बड़े लोग उल्लू बन जा रहे हैं, तो जब मेरे पास फोन आया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, या जो है मेरा भाई या मेरी बहन यहाँ पर थाने में है, तो भैया रुको, हम थोड़ा सा एक आपसे बात करते हैं, आप 10 मिनट रुको, फोन काट दें, अपने भाई को फोन कर लें, कंफर्म कर लें, पता कर लें। सही बात। तो ये सारी चीजें जितनी भी घटनाएं आ रही हैं अखबार में, न्यूज में, टीवी पर, कहीं भी, तो इनसे सीखने की जरूरत है। अब जैसे महाकुंभ में इतने सारे लोग जो है गुजर गए, खत्म हो। अरे बहुत ज्यादा मरे हैं महाकुंभ में। भाई हमें एक चीज बताइए, ठीक है मेला लगा हुआ है, ये मुझे महाकुंभ आपकी है। ये बात, सर जी, मुझे आपकी ये बात याद आ रही थी जब वो एक बार बता रहे थे कि हम उल्टा फिर चले तो फिर ये हो गया, वो पहले वाले कुंभ में। हाँ, पिछले महाकुंभ में जो है, देखो कितना बेवकूफी वाला आदमी है, आदमी साला भीड़ की तरफ भगता है, बेवकूफी में देखो कितने लोग मर गए। तो उस बार जब हम भी फंसे थे, तब से हमने जो है जब भीड़ को देखा है, भीड़ मतलब भीड़ को देखा है, हम भीड़ सीधा बोलते हैं, भीड़ जहाँ हो, भीड़ जहाँ उसको भीड़ नहीं, वो भीड़ बन जाते हैं, चाहे जितने पढ़े लिखे लोग हों, क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं करता है। वो करता है, हाँ, सही बात। तब से अब तक जो है हम ऐसा कोई जगह जहाँ भीड़ होती हो, जैसे रावण जलाया जा रहा हो, रामलीला हो रहा हो, दुर्गा पूजा हो, या कहीं भी, हम उस दिन बिल्कुल कहीं नहीं जाते हैं जिस दिन भीड़ ज्यादा होती है। हम ऐसा दिन चुनने का प्रयास करते हैं जिस दिन मेला हो ना हो, भीड़ कम रहे। बस शिवरात्रि है भैया, शिव जी को जल चढ़ाना, ठीक है, हम एक ही दिन क्यों जल चढ़ाएं, हम पूरे साल चढ़ा लेंगे, लेकिन उस दिन नहीं जाएंगे। क्यों? उस दिन भीड़ है। उस दिन हम घर पर चढ़ा लेंगे, घर के बगल वाले मंदिर में चढ़ा लेंगे, लेकिन फला मंदिर वहां भीड़ हो रही है इसलिए वहां जाए चढ़ाने, तो नहीं जाएंगे। महाकुंभ में लोग जा रहे हैं नहाने, अरे भैया वही संगम वही रहेगा, वही गंगा जी रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा, 1 महीने बाद जाके नहा लेंगे हम। और क्या, और क्या। भाई नहान का महत्व है। मम्मी भी कह रही थी, मैंने कहा वहां नहीं जाना, बड़ी भीड़ है, तुम ऐसा करो कि चित्रकूट में चलो, पैसनी जी नहा लेते हैं। हाँ, वही बात है, नहान का महत्व है। तो हम जहाँ हैं, हमारे आसपास जो भी तालाब है, पोखरा है, नदी है, वहां नहा लें। नहीं है घर में बाल्टी में गंगा जल थोड़ा सा मिला करके नहा लें, नहाना है उस दिन नहा लिया। अब उसके बाद हमें गंगा जी में ही नहाना है, हमें संगम में ही नहाना है, वो कभी और कर लेंगे। क्या जरूरत है, इतनी भीड़ हो रही है उसमें जाना जरूरी थोड़े है। तो जो लोग वहां पर जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है और क्या क्या हो रहा है, तो उनसे हम सीखें, अनुभव जो उनका है उसको हम खुद समझ करके निर्णय लें कि भैया अभी नहीं जाएंगे, घर वालों को भी भैया अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। एक और उदाहरण बताएंगे, आप बताइए, 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में क्या अनुमान है कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाया होगा? क्या सब लोगों ने थोड़ा ना लगवाया, कोई जरूर नहीं है। लगभग कितने, फिर भी कितने? लगभग काफी हद तक लगे, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम मुझे। लगभग हमारा अनुमान है 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाया होगा जी। 140 करोड़ में जी 50 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, संभावना 100 करोड़ तक पहुंच जाए। हाँ, हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस, मोहल्ला, टोला सब लगवाया है। हमारे आसपास कोई ऐसा पूछने खोजने से भी नहीं मिलता है जो कह दे कि नहीं लगवाया। लेकिन हमारे घर में हम, हमारे माताजी, पिताजी, तीनों लोगों को नहीं लगा, हमने लगवाया ही नहीं।
हाँ, मैं भी अपने हमें मम्मी पापा को नहीं लगवाया, लेकिन मैं अपना लगवा लिया था। हमने तय किया हर चीज को। हम उस वक्त जो चीजें हो रही थी, एक एक न्यूज, एक एक खबर, अगर कोरोना के बारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई डॉक्टर या कुछ भी, क्या रिपोर्ट आ हम्म, रही, वो सब देख रहे थे। और कुछ लोग अगेंस्ट भी बोल रहे थे कि नहीं हम्म, कोरोना नहीं है, ऐसा है वैसा, उनकी भी बात सुन रहे थे। और फिर कुछ न्यूज भी आ रहे थे कि जो है हिमालय दिखने लगा, गंगा जी साफ हो गई। तो सबको जब हम कोरिलेट कर रहे थे तो यही समझ में आया कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का अभियान है, हाँ, तरीका है कि ये तरीका। पूरे दुनिया को एक बार रोक दिया जाए, फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, ताकि कार्बन उत्सर्जन ना हो। गाड़ियां नहीं चलेंगी, कार्बन हाँ, उत्सर्जन नहीं होगा। लोग एसी फ्रिज बंद कर देंगे, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। हम्म, फैक्ट्रियां जो है धुआं छोड़ती हैं, फैक्ट्री बंद रहेगी, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो जो ओजोन परत नष्ट हो गया है थोड़ा, तो उसको समय मिल जाएगा रिकवर उसको करने का। सुधार होगा। तो हाँ, हमारा सुधार तो होगा। सारा कंक्लूजन यही निकला सारी बातों को सुन करके, कि ये एक योजना है। अगर किसी को कहा जाए भैया तुम काम पर मत जाओ, तो ऐसे नहीं मानेगा। लेकिन अगर डर डाल दिया जाए हम्म, कि भैया ये गंगा जी हैं, इसको गंदा मत करो, ये देवी हैं, तो लोग डरेंगे कि अरे भगवान जी हैं, जय करो भैया, गंदा नहीं करना है। अरे ये बरगद का पेड़ है, इनकी पूजा करनी चाहिए। एक डर, एक आस्था, इसके माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें हम्म, कुछ कामों के लिए प्रेरित करने का नियम बनाया। जी तो जी। ऐसे ही लोगों को पता है, डब्ल्यूएचओ को पता है, कि हम कहेंगे कि भैया भारत वाले तुम अपना बिजनेस रोक दो, नहीं रोकेगा। चाइना को कुछ कहेंगे, नहीं मानेगा। लेकिन ये चीजें जरूरी हैं, तो सबको बैठा कर मीटिंग की कि ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कंट्रोल करना है भैया, सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसके लिए प्लानिंग, तो प्लानिंग क्या करना पड़ेगा भैया, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग उससे डरे, उस बात को जो कहा जाए माने। तो ठीक है, तय हो गया कि भैया तुम दो देश हो, चाइना वाले और भारत वाले, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तुम ही लोग का है, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग तुम ही लोग करते होगे। तो एक काम करो, तुम एक हीरो बन जाओ, एक जो है विलन बन जाओ। चाइना का हमें किसी से डर नहीं लगता है, चलो हम विलन बन जाते हैं। हमारा हाँ, तो हम किसी नहीं रहते हैं। तो चाइना विलन अपने आप को घोषित करवा लिया। भारत ने कहा चलो भाई हम ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, हम थोड़ा क्रेडिट ले लेते हैं, आजकल भारत की थोड़ी वाहवाही भी हो रही है, मोदी मोदी हो रहा है, चलो हम वैक्सीन बना देंगे। तो स्क्रिप्ट लिख ली गई, क्या होगा कैसे होगा, कुछ फेक वीडियो तैयार कर दिए गए। उसके बाद ये हुआ कि भाई आंकड़े कहाँ से दिखाए जाएंगे। तो हर साल तो लोग मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बीपी से मर रहा है। उन्हीं को जो है अस्पतालों में इस तरह से कर देना है कि वो बीपी ना दिखा करके, हार्ट अटैक ना दिखा करके, उनको दिखा देना है कि ये कोरोना से मौतें हो रही हैं गिनती। और भाई कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत बलिदान तो होता ही है। अब यहाँ पर कुछ लोग इसको जो है माने गलत, लेकिन गलत कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छा सही करने है। के लिए कुछ तो बलिदान देना ही पड़ता है। तो पूरे हाँ, विश्व ने ये तो सकता है। ये किया, कुछ लोगों को इसका नुकसान हुआ होगा, किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो गई होगी, अगर वो इन बातों को सुनेगा तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हम्म, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर पूरे विश्व में 8 बिलियन आबादी है, और हम्म, इस योजना के कारण अगर मान लेते हैं कि 1 लाख लोग बिना वजह का मर गए, वो बच सकते थे, वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन इस योजना के कारण उन्हें कहीं कोई दिक्कत आ गई, कुछ उनके साथ गलत हो गया और डेथ हो गई। तो 8 बिलियन लोगों को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, अगर 1 लाख लोग, 50,000 लोग, 10,000 लोग, जो भी, जो जी, पूरी प्रक्रिया में जिनकी मौत न होती लेकिन इस प्रक्रिया में हो गई, तो उनका बलिदान देना पड़ा, तो कुछ बड़ा नहीं है। जैसे हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे जवान बलिदान देते ही हैं, जी, 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 हर हाँ। देश में होता है। तो ऐसे हम्म, आम जनता भी तो कभी बलिदान दे। तो यही तय किया गया कि भैया जो है जब सेना बलिदान दे सकती है लोगों के लिए, तो कभी लोगों को भी तो देना चाहिए ना, पूरे अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए। तो हाँ, कुछ चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, पूरा प्लानिंग करके, फुल प्रूफ प्लान बना करके ये किया गया, और बड़े अच्छे तरीके से पूरे विश्व ने इसको हैंडल किया। और हम्म, काफी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। न्यूज में हम आप सुने पढ़े कि हाँ हिमालय दिखने लग गया दूर से ही, और गंगा जी साफ हो गई। ये सब छोटे उदाहरण है, और लेकिन इसमें न्यूज भी आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में कितना कंट्रोल हुआ है, ओजोन में कितना जो है। लेकिन सर ये जो है यूक्रेन, रूस और ये सब साले जो है ये सब बर्बाद कर दिए इतना मेहनत को। देखिए तब से 2 साल, लगभग 3 साल हो गए, तब से युद्ध चल रहा है बराबर। तो जितना तो ये लोग रिकवर किए इतना करके, ये सब साले जो है बर्बाद कर दिए। देखियो फरवरी में ही जो है इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगी। हाँ, उतने ज्यादा तो उत्सर्जित कर दिया उन्होंने। खैर ये तो अब अलग ही मुद्दा हो गया, लेकिन अब चाहे जो जो भी कर रहा हो, लेकिन जो रक्षक हैं उनका तो अपना काम है, वो अपना रक्षक वाला काम किए। आगे भी इस तरह की योजनाएं लेकर के आनी पड़ेंगी, क्योंकि नष्ट तो हो ही रहा है ओजोन परत। हाँ, हाँ, ये तो है, तो ओजोन परत। यही सारी चीजें हैं कि इसको समझना पड़ेगा। हर कोई कह रहा है कि कोरोना है, कोरोना है, ठीक है भाई हम मान लिए, लेकिन उसको समझे और समझ करके
हम सारी चीजों को, जो अन्य लोग कहीं कह रहे थे कि नहीं इन कार्डों से ऐसी चीजें, तो उनके ज्ञान से अनुभव लेकर के हमने तय किया कि नहीं भैया हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और उन दिनों में यहाँ जाने पर आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना है, ये करना है, आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। हम ये भी नहीं करेंगे कहीं न जाएंगे, न दिखाना पड़ेगा, न दिखाना पड़ेगा तो हमको लगवाना नहीं पड़ेगा। तो उतने दिन हम न कोई सफर किए, न कहीं आए न गए, और बस लगवाए नहीं। एक दो इसी बार तरह हम भी घर में सिर्फ सिर्फ मैं भर लगवाया था। मम्मी पापा को कह रहे थे चलना है कैंप में, वो कह रहे थे, मम्मी कह रही थी, पिताजी भी कह रहे थे। मैं कहा नहीं जाना वाना, नहीं लगवाना, तुम घर में रहो अरे सब लोग। हमारे हमारे माता पिताजी एकदम सर पर कि अरे सब लग रहा है लगवा दो। हम कहा ये बताइए एक ही दिन तो सबको लग नहीं जाएगा, कोई शुरू में लगवाएगा, कोई लास्ट में लगवाएगा, हम लोग लास्ट में लगवा लेंगे। और लास्ट लास्ट करके उनको मैं उनको तो टाल मैं ऐसे। सीधे ये कह देता था कि नहीं लगवाने नहीं, मैं लगवा लूंगा बस। हाँ वो भी कहते थे लेकिन नहीं मानते थे। तो ये कहते थे कि हम लोग कोई बात नहीं, अभी भीड़ बहुत हो रही है, कहाँ जाएंगे, वहां पर खड़े रहेंगे इस उम्र में, लास्ट में लगवाया जाएगा। लास्ट में करते करते मैं टाल तो दिए। बहुत सर जी इसलिए डर गए था हम्म क्योंकि उस समय देखा कि अस्पताल में जो सही लोग जा रहे थे, अब हम्म पता चला बाद में वापस आते ही बीमार हो रहे थे, और कुछ लोग तो लौट ही के नहीं आ रहे थे अस्पतालों से। हाँ इस पर भी बता रहे हैं आपको क्या हुआ। तो हमने इन लोगों को रोका, फिर लास्ट में हमने कहा कि अब तो शांत हो गया, कुछ है ही नहीं है, अब क्या लगवाना है, इस तरह से करके उन लोग को रोक लिए। लेकिन जब कोरोना पीक पर था एकदम, हम्म हर जगह से ताबड़तोड़ न्यूज आ रहे थे, उस समय हमारे पिताजी को बुखार हो गया। अरे बाप रे। 2 दिन तक एकदम तगड़ा बुखार, दवाई दिया गया तब भी नहीं ठीक हुए। अब हम्म घबराहट हो गई माताजी को, अरे तुम हम्म अस्पताल नहीं ले जा रहे हो, ये वो एकदम। भाई अब डर भी खुद को भी लगता है थोड़ा कि हाँ कहीं है सच में वो ना हो। रिस्क का काम रहता है, समझ लीजिए अपने दम पे कि कैसे आप चलाए, बहुत हाँ बहुत लेकिन फिर भी हम जो है थोड़ा सा जो है दवाओं के बारे में है जानकारी, तो गए मेडिकल स्टोर से, हमने जो है कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर के आए। अच्छा हम्म नहीं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन बस लेकर के आए 500 mg का। हमने कहा कि अभी नहीं, 2 दिन और 2 दिन और दवा खिलाए, 3 दिन पिताजी हम्म एकदम ठीक हो गए। हम्म वहाँ नहीं गए, और हमने फिर समझाया उन लोगों को कि अगर हम अस्पताल गए होते तो वहाँ जाते ही वो जांच करते, और जांच करते ही वो 14 दिन क्वारंटाइन कर देते, फिर हम लोग हाँ मिल भी नहीं पाते। यहाँ कम से कम घर पर हैं, हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हाँ भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया रहा, और आज तक सब हम्म, लोग स्वस्थ हैं। सही हो गए। हाँ सब पिताजी हमारे भी वो हो गए हैं, फ्रैक्चर हो गए पैर, चारपाई से बताइए नीचे गिर गए हैं, वृद्धावस्था है। हाँ उम्र की वजह से थोड़ा कमजोर हो जाती हैं हड्डियां। तो हाँ तो पिताजी अभी को तो फ्रैक्चर नहीं पिताजी गिर को रहा है। देखिए 30 जो हमारे यहाँ एक प्रचलन है पान खाने का, हम्म ये एक अच्छा प्रचलन था। हम्म लोगों ने उसमें जर्दा, तंबाकू, दुनियादारी बढ़ा दी। कत्था, पता नहीं क्या क्या दुनियादारी की चीज मिला करके उसको बेकार बना दिया। तो हाँ अपने पिताजी के लिए एक पान डब्बा ले आइए, उसमें हरा बिल्कुल पान। नहीं, तो वो परमानेंट सुपारी और थैली रखते हैं, सुपारी और सरौती से सुपारी कतर के पान, ये तो परमानेंट खाते हैं। तो खाते हैं तो वो घोटते हैं या थूकते हैं? थूक देते हैं, मतलब दिन में एक आध बार खाते हैं बस। तो उनको कहिए कि पत्ता जो है वो फायदेमंद है, चूना जो है वो फायदेमंद है। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा और बहुत मिल और जाते हैं। और उसमें गरी वरी और अन्य इलायची वगैरह डाल के मीठा पान बना के, चूना जो है गेहूं के दाने के बराबर, हाँ, उतना चूना डेली एक बार पान खा के घुट जाया करें। ये हम्म चूना जो है वो हड्डी मजबूत करेगा। अच्छा अच्छा। ये हर किसी को करना चाहिए। हाँ, हम जब रह रहे थे नागालैंड, तो हम्म वहाँ का बताएं कि वहाँ शाम को हम्म सूर्यास्त से पहले ही हर घर में खाना पीना हो जाता है। अच्छा वहाँ पूरी दिनचर्या सूर्य के अनुसार चलती है। अच्छा। वहाँ जैसे ही शाम का 4 बजता, 4 बजे तक लोगों का खाना पीना हो जाता था। उसके बाद महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई हम्म भी हो, सब घर हम्म, से निकल जाते हैं टहलने घूमने फिरने, और सबके मुंह में पान होता है बिना पान, जर्दा वाला। अब कोई जर्दा खाता होगा वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर चाहे वो लड़की हो महिला हो कुछ भी हो, सबके मुंह में पान जरूर रहता है। हम्म अच्छा, एक चीज और, वहां हम्म जितने वृद्ध हमने देखे, कोई ऐसा सिंगल वृद्ध नहीं मिला जिसके बाल सफेद हो या जिसकी कमर टेढ़ी हो। हम्म, पहाड़ी क्षेत्र, सब पहाड़ ऊपर चढ़ते उतरते हैं, लेकिन कोई कमर टेढ़ा, कोई कमजोर वाला ऐसा जिसके दांत टूट गए हों, जिसके बाल सफेद हो, ऐसा कभी हमें देखने को मिला ही नहीं वहां। बताइए कितना अच्छा स्वास्थ्य। तो पहला तो प्राकृतिक क्षेत्र है वो, हम्म दूसरा वो सूर्य के अनुसार हर काम करते हैं, करते हैं, दिनचर्या फिक्स है। निरोगी तीसरा काय है बिल्कुल। तीसरा वो कच्चा या उबला भोजन करते हैं, अच्छा और हल्का सा नमक बस डालते हैं और कुछ नहीं।
ज्यादातर हाँ। ऐसे ही मसाला वसाला भी खाते होंगे, तो यही कम खाते हैं, लेकिन यही ज्यादा भोजन करते हैं। तो ये सारी चीजें पान वान खा रहे हैं, दिनचर्या ऐसी है और अन्य सारी चीजें ये उनमें सपोर्ट करती हैं कि हम्म, जो है उनका जो बॉडी है वीक नहीं हो रहा। हम्म, बराबर चल रहा है, बढ़िया, अच्छा सूर के हिसाब से चल रहे हैं। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, बिगाड़ ले रहे हैं हम लोग, सब लोग बिगाड़ रहे हाँ, हैं। आज भी अगर कोई तय कर ले हम्म, मात्र कि हम जो है हमारे जो बचपन था, हमारी दादी नानी जो बताती थी उसके अनुसार हमें काम करना है, तो सारी हम्म। बीमारियां वैसे ही भाग जाएंगी। सबसे बड़ी कमी है ना सर, कमी ये है कि देखिए, जानते हुए भी हम कह रहे हैं, स्वयं जानते हुए स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, यही सबसे भाई, बड़ी कमी है। आज से मात्र 50 वर्ष पीछे चले जाइए, न हम्म, कैंसर था, न बीपी था, न शुगर था, लेकिन कुछ था ही नहीं ये सब। अब नई ये नई बीमारियां हैं, तो ये बीमारियां हम लोग खुद लेकर आए हैं। जो नया नया खान पान है, खाद का भोजन है, इसलिए तो नई नई हाँ, बीमारियां हाँ। हैं। तो चलिए सर जी, काफी लंबी बातचीत हो गई है। सर ठीक है, हम भी जाएं, कुछ करें। चलिए ठीक है, रखते हैं। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार।